हमारी अगली वक्ता आदरणीय प्रोफेसर विद्या मैम हैं। विद्या मैम ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ी कॉलेज से सेवा निवृत्त हुई हैं और विद्या मैम की पुस्तकें जो प्रकाशित हैं स्वतंत्रोत्तर कहानी का प्रदृश्य और फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ, आधुनिक प्रदृश्य आंचलिकता और हिंदी उपन्यास, भारतीय लोक साहित्य परंपरा और प्रदृश्य, हिंदी लोक साहित्य पाठ और परख। इसके अलावा इनके द्वारा संपादित पुस्तक है नई कविता निराला, अज्ञेय और मुक्तिबोध। विद्या मैम पिछले 1-2 दशकों से लोक साहित्य पर लिखती रही हैं, बात करती रही हैं। इन्होंने इसके लिए यूजीसी का एक मेजर परियोजना संस्कारयुक्तर लोकगीतों में कथा, तत्व और सामाजिक संरचना के सूत्र भी किया है। आज विद्या मैम प्रतिबंधित भोजपुरी लोक साहित्य पर बात करने के लिए हम उपस्थित हैं। प्लीज विद्या। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य है कि आपकी अध्यक्षता में मुझे इस मंच से अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रोफेसर गजेंद्र पाठक, विभागाध्यक्ष हिंदी, हैदराबाद विश्वविद्यालय में उनकी टीम ने दिया है। इस बारे में बात बाद में करूँगी। सबसे पहले विजय राय जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर पर्चा उन्होंने पढ़ा और दिमाग में सिर्फ एक बात आ रही थी कि पहले सत्र से जो चर्चा शुरू हुई थी वो अपने आप एक दूसरे से एक श्रृंखला की कड़ी की तरह जुड़ती जा रही है और कहीं भी मुझे पुनरावृत्ति नजर नहीं आ रही है। ये अपने आप में ये जो संगोष्ठी की गई है इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल मैं अपनी बात रख रही हूँ। मेरी बात जिस तरीके से राय साहब ने रखी उसके विपरीत होगी, क्योंकि उनके पास तारीखें, डॉक्यूमेंट्स सब थे। मैं लोक साहित्य पर बात करने जा रही हूँ जो मौखिक परंपरा में अधिकांश है, और जितने जो डॉक्यूमेंट्स इस विषय से संबद्ध मिले हैं मुझे उनके बारे में और कैसे हम उनको जोड़ें इसकी बात मैं करूँ। प्रतिबंधित साहित्य की भूमिका या व्याख्या में जाए बिना मैं 19वीं शती और 20वीं शती तक पहुंचने वाले कालखंड में जो इतिहास लोक की माटी पर विविध स्तरों पर घटित हो रहा था और रचा जा रहा था उसके संदर्भ में बात करूंगी। इधर पिछले कुछ वर्षों में लोक साहित्य पर चर्चा कुछ अधिक होने लगी है। गंभीर चर्चा, विचार विमर्श, शोध बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक नई काठ, नए चलन के रूप में इसे चलाना और उठाना शुभ लक्षण तो नहीं है। लोक साहित्य लोक के लिए, लोक का जीवन लोक द्वारा ही व्यक्त करता है। लोक का विस्तार अनंत है, उसकी अभिव्यक्ति की विधाएं और रूप भी अनेक हैं। युगीन परिस्थितियां एक होने पर भी भाषा और मिजाज, विचार और रहन सहन सब हर क्षेत्र के लोक साहित्य को विशिष्ट बनाते हैं। यह विशिष्टता भी कैसे एक ही राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति करते हुए एक विराट इतिहास की धारा में विलीन होने लगती है, पर फिर भी अपनी क्षेत्रीय मिट्टी की महक का पाना छोड़ती नहीं और इतिहास का बोध निरंतर जगाती रहती है। इसे ही मैं अपने आलेख द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। मैंने इस विशाल परिदृश्य में भोजपुरी भाषा और कुछ क्षेत्रों, आरा, छपरा, सारण और कुछ चंपारण में घटित होने वाले ब्रिटिश शासन के अत्याचार के प्रतिरोध को व्यक्त करने वाले लोक साहित्य की महत्वपूर्ण और व्यापक भूमिका को समझने का प्रयास किया है। एक और बात इससे पता चलती है कि इसमें से अधिकांश आंदोलन, विरोध, घटनाएं, त्याग, समर्पण इतिहास में दर्ज नहीं किए गए। इनके प्रमाण हमें उन गांवों में जाकर बड़े बुजुर्गों की स्मृति और जिन लोगों ने इसके बारे में व्यक्तिगत स्तर पर लिखा, बाद में उनका क्या हुआ, कहाँ गए वे लोग, यह सब जानकारी लेने से ही मिलेगी। यह सामग्री तत्कालीन इतिहास, समाज और अर्थव्यवस्था को समझने का महत्वपूर्ण
स्रोत सिद्ध हो सकती है। लोक साहित्य का अधिकांश मौखिक परंपरा में है। इसका मूल्य समझने वाले विद्वानों ने इसे एकत्र कर और प्रकाशित कर हिंदी साहित्य और भारतीय इतिहास के लिए जो काम किया है उससे हम और हमारी आगामी पीढ़ियां कभी पूर्ण नहीं हो सकते। वस्तुतः इस परिप्रेक्ष्य में हमें अपनी इतिहास दृष्टि को बदलने की गंभीर जरूरत है। 1997 में पंकज राग ने अपने एक लेख 1857 वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता में इंगित किया है। उदाहरण सिर्फ पिछले दशक में ही नीचे से इतिहास लेखन की प्रवृत्ति हिस्ट्री फ्रॉम बिलो सामने आई है। इसमें इतिहास लेखन का दृष्टिकोण बदला है, जिसके परिणाम स्वरूप लेखकों ने 1857 के विद्रोह में शामिल होने की लोगों की स्वयं की चेतना और उनकी स्वयं की कार्यवाहियों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है। एक है कि चेतना जगाई जा रही है, एक है कि लोग खुद अपने आप अलग अलग विचार लेकर के उनको व्यक्त कर रहे हैं और उसका अवचेतन रूप से और चेतन रूप से प्रसार कर रहे हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों की 1857 में क्या और किस तरह की परेशानियां थी, ये रणजीत गुहा का कथन है जिसे पंकज राग ने उद्धृत किया है। क्या संबंध था और भौगोलिक स्थिति के अनुसार क्या फर्क थे, इसे समझने के लिए तत्कालीन लोक संस्कृति के सभी अंगों को समझना अनिवार्य है। इन्हीं को समझने में लोक गीतों, लोक कथाओं आदि मौखिक और लिखित लोक साहित्य को इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत बनाया जा सकता है। पिछले 4 दशकों में 1857 के विद्रोह और लोक साहित्य को लेकर काफी काम हुआ है। जेएनयू के प्रोफेसर मनमेजर पांडे का काम बहुत उल्लेखनीय है इस संदर्भ में। यहाँ मैंने 3 रचनाओं और 3-4 लोकगीतों की को ही इस रूप में आधार बनाया है कि इस समय स्वाधीनता संघर्ष और तत्कालीन बड़े भारतीय नेताओं और अंग्रेज सरकार की गतिविधियों की ये नितांत प्रामाणिक जानकारियां हैं, लेकिन ये न तो इतिहास में और न ही किसी साहित्य पुस्तक में दर्ज है। गांवों में गांधी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव और क्रांतिकारी आंदोलन एक साथ काम कर रहे थे। इनमें कोई विभाजन रेखा नहीं थी। ग्रामीण जन और समाज पर दोनों ही प्रभाव डाल रहे थे। इस रूप में आरा क्षेत्र में कुंवर सिंह से संबद्ध लोकगीत और असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक चर्चित, प्रसिद्ध और जप्त गीत फिरंगिया महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय साहित्य है। यहाँ फिरंगिया की विशेष चर्चा करूंगी क्योंकि इसके रचयिता श्री मनोरंजन प्रसाद का लिखा हुआ एक निजी संस्मरण लगभग 15 पृष्ठों का उपलब्ध है, लेकिन कहीं प्रकाशित नहीं है। यह संस्मरण उन्होंने फिरंगिया गीत के बारे में ही लिखा है। फिरंगिया की रचना किस सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति में हुई, कैसे उसे जब्त किया गया, गांधी जी और कांग्रेस की जनसभाओं में उसका क्या महत्व था, ये सब बातें हमें इस संस्मरण में मिलती हैं। फिरंगिया के बाद उनकी एक अन्य कविता हिंदी में वीर कुंवर सिंह शीर्षक से 1929 में रामवृक्ष बेनीपुरी के संपादन में निकलने वाली पत्रिका युवक में छपी तो ब्रिटिश सरकार ने इसे तत्काल प्रतिबंधित कर दिया था। इस कविता में अंग्रेज सरकार के अधिकारियों के नाम आए हैं और यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। जहां जहां कुंवर सिंह ने युद्ध किया उसका विशद और सशक्त चित्रण कवि ने किया है। गंगा तट पर अर्धरात्रि को हुई लड़ाई जोरों से, रणोन्मत्त हो देसी सैनिक उलझ पड़े जब गोरों से, शून्य दिशाएं कांप उठी तब बंदूकों के शोरों से, लेकिन टिके न गोरे भागे प्राण बचाकर चोरों से, कुछ क्षण में अंग्रेज फौज का वहां न शेष निशाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। उन्होंने फिरंगिया के संस्मरण में लिखा है। ये मैं उद्धृत कर रही हूँ मनोरंजन प्रसाद का स्वयं का लिखा हुआ जो दुर्लभ है अभी, और इसको मैं भोजपुरी में ही पढ़ूंगी। जो लोग हिंदी समझते हैं मेरा ख्याल है भोजपुरी समझ जाएंगे। सन 1900 में उनका जन्म हुआ था मनोरंजन बाबू का। सन 1918 के बाद हम वो घड़ी मुजफ्फरपुर जीबीवी कॉलेज में आईए में पढ़त रही। ओकरा कुछ दिन पहले से हमरा बम बनाए वाला क्रांतिकारी लोग से जान पहचान और हेल मेल हो गए रहे। हमरा के लोग यह काम देले रहे
कि हम प्रचार खातिर कुछ गीत बनावल करें जैसे लोगन में क्रांतिकारी भावना फैली। वो सिलसिला में कुछ गीत बनौले भी रही जे अब याद नहीं है। फिरंगिया भी वही सिलसिला में बनल रही। बाद में चल के एकर बहुत प्रचार भई। एही से ही हमरा आज भी याद बा। नागपुर कांग्रेस के पहले महात्मा जी के तूफानी दौरा शुरू है। हम पटना से लेके उत्तर बिहार के सब जगह के दौरा में बापू के साथे साथे रहेंगे। मैं कुछ अनुच्छेद ही उद्धृत करूंगी, आप घबराएं नहीं। वो 15-16 पृष्ठ का संस्मरण है, उसको यहाँ देना संभव नहीं है, लेकिन सिर्फ ये महत्व बताने के लिए कि उस समय क्या हो रहा था, ये स्वयं रचनाकार बता रहा है। वो मेरी 3 गीत सुनावत रहे। एक वो खड़ी बोली के गीत आओ सभी मिलके जय मां पुकारे, और 2 भोजपुरी गीत रहे आजहू उत्तर ओर हिमालय विराजे लाहो और फिरंगिया। इनमें सबसे ज्यादा लोग के पसंद फिरंगिया रहे, और प्रायः हर एक मीटिंग में हमरा फिरंगिया सुनाई के पड़त रहे और लोग ओकरा बड़ा चाव से सुनत रहे। वो समय इतना बड़ा जनसमूह रहत रहे, कोनो लाउड स्पीकर भी ना रहत रहे, फिर भी लोग उतना बड़ गीत सुन लेते रहे। खास तौर पर वॉलंटियर लोग तिलक स्वराज फंड के चंदा मांगत रहे तो हमरा के मंच पर खड़ा कर दिए जात रहे फिरंगिया गावे खातिर। फिर का मजाल की कोनो तरह के हल्ला होखे, उदाहरण बन नहीं चल रहा। अक्सर ऐसा होता है कि हमार गीत पहले होके, ये कोई शायद आज मानेगा नहीं, ओकरा बाद महात्मा जी के भाषण, तब वहाँ का बराबर कहीं मुझे जो कुछ कहना था मेरे भाई ने बड़े सुंदर शब्दों में आपको सुना दिया है, फिर भी मैं कहता हूँ डॉट। चाहे कितनों भीड़ रहो और हम कितनों पिछुआ जाएं, लेकिन यही गीत के नाम पर हमारा मंच तक पहुंचे के राह मिल जाता है, वो घड़ी सीआईडी वाला लोगन के बराबर साथ रहे। ये क्या आकस्मिक संयोग है या इतिहास का बोध कि लगभग एक ही समय महावीर प्रसाद द्विवेदी संपत्ति शास्त्र में भारत की गरीबी का कारण अंग्रेजों द्वारा किसानों के शोषण को बता रहे थे, और फिरंगिया का कवि गा रहा था जहां थोड़ा ही दिन पहले ही होत रहे लाखों मन गल्ला और धान में फिरंगिया, उन्हों में पर आज रामा माथावा पर हाथ दबे बिलखी के रोएला किसान रे फिरंगिया। जेहू कुछ बाँचेला तो ओकरों के लागे लागी, ले जाला समुंदर के पार रे फिरंगिया। घरे लोग भूखे मरे, गहुआ विदेश जाए, कैसन बा विधि के व्यापार रे फिरंगिया। व्यापार स्वाधीनता हमनी में नामों के रहल नहीं, ऐसन कानून के बाजाल रे फिरंगिया। प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इंडिया डिफेंस एक्ट सब मिली कैलस ही हाल रे फिरंगिया। प्रेस एक्ट लिखे के स्वाधीनता के छीन लेलस, आर्म्स एक्ट लेलस हथियार रे फिरंगिया। इंडिया डिफेंस एक्ट के नाम लेके भक्षक के भई अवतार रे फिरंगिया। जिसको रक्षक होना चाहिए वो भक्षक हुआ है, जिसको कवि मंच पर गांव-गांव में जाकर सुना रहा है। लोक भाषा के इन गीतों और कविताओं की सबसे बड़ी शक्ति थी जन समूह के मनोमस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालने की क्षमता। लोकप्रिय धुनों में बने ये गीत सहज ही लोगों की स्मृति का अंग बन जाते थे। अंग्रेज सरकार के अन्याय अत्याचार के विविध रूप, जन साधारण के जीवन पर इसका प्रभाव, सब कुछ सचित्र सविस्तार उन तक पहुंचता था। उस समय गांव के लोगों तक न अखबार की पहुंच थी, न रेडियो उपलब्ध था, फिर भी स्वाधीनता का यह आंदोलन एक विराट जन आंदोलन कैसे बन गया, इसे लोक साहित्य को देखकर समझ में आता है। उस समय ऐसा होता था कि लोग एक गीत गाते थे, उसको 4 लोग सुनते थे, रात में लेई समझते हैं, चिपकाने वाला दीवार पर चिपका दिया जाता था, सवेरे होते होते उसको उखाड़ लेते थे, लोग पढ़ लेते थे और उखाड़ के फेंक देते थे। तो ये सब बिल्कुल मैं आपको प्रामाणिक सूचनाएं दे रही हूँ। तो उस समय कैसे इस लोक साहित्य को देखकर ही समझ में आता है। फिरंगिया में प्रेस एक्ट के द्वारा लेखक की स्वतंत्रता छीनने की बात साफ शब्दों में कही गई है। दूसरी बात यह है कि लोकगीत विविध लोक धुनों में रचे जाते थे। आप समझिए कि लोकगीत, हर लोकगीत की एक अलग धुन होती है ना। तो धुन के अनुसार तथ्य को ढालना लोकगीतों की विशेषता है। वहाँ ग्राफ पहले तैयार होता है, कंटेंट बाद में आता है। तो किसी भी सरकारी कर्मचारी, पुलिस आदि से बचने के लिए ये गीत तत्काल अपने मौलिक तथ्य में बदल दिए जाते थे। उसमें कंटेंट है उस धुन के अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन जैसे देखा कि कोई
संदेहास्पद व्यक्ति पीछा कर रहा है तो तुरंत उसके मूल रूप में आ जाते थे। जैसे फिरंगिया बटोरिया की धुन पर आधारित है, उसी प्रकार एक झुमरी हमारे इलाके में गाई जाती है। 2 उदाहरण इसके दूंगी मैं। अपने तो गईले गांधी बाबा जे हलखाना से कही रे गई लेना, घर घर काते के चरा खावा से कही रे गई लेना, चरखा चलई है सबनी पढ़ी हो किताबवा पढ़ी पढ़ी ना, तोहनी ले ली है सोरा जवा किताबवा पढ़ी पढ़ी ना, तहनी अंग्रेजन के भगई है किताबवा पढ़ी पढ़ी ना। अब दूसरा देखिए उदाहरण, तो कैसे पहली बात वो आंदोलन भी करे, दूसरे तुरंत वो राम सीता के विवाह पर आ जा रहे हैं। तो जरूर उस समय कोई देखा होगा किसी को आते हुए, तो तुरंत मूल कच्चे में आ रहे हैं। कहवा में गांधी बाबा नवा गलैले हरी झूमरी, अब चरा खाके कईनी व्यवहार खेला बहरी झूमरी, राजा जनक जी कठिन जगठन्नी हरी झूमरी, अब धेनु खाके हनी घरवाय खेला बहरी झूमरी, अब उन्हीं से सीता के बियाह खेला बहरी झूमरी, जिन मोरा राम जी धनु बड़ा तुरी है हरी झूमरी, अब उन्हीं से सीता के बियाह खेला बहरी झूमरी। कोड था, धनुष को तोड़ना सिर्फ राम सीता के विवाह का नहीं था, तोड़ो ये जो जंजीरें हैं इसको तोड़ो और आजादी लो, तो वो कोड निश्चित किए गए थे। मेरा निवेदन है कि लोक साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका और लोक साहित्य की मौखिक संरचना को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित साहित्य की सीमा का विस्तार किया जाए। इसमें गीतों, विवरणों, रपटों, संस्मरणों और स्मृति आधारित श्रुतियों में विद्यमान इतिहास का शोध दृष्टि से विश्लेषण किया जाए और इसमें उसे स्थान दिया जाए। मौखिक साहित्य को प्रतिबंधित कर सकना असंभव है। विशाल जन आंदोलन के परिदृश्य में इस औपनिवेशिक काल की मौखिक परंपरा में मौजूद साक्ष्य इतिहास के अतिरिक्त समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की विविध ज्ञान सरणियों को मिट्टी के यथार्थ से समृद्ध करने की सामर्थ्य रखते हैं। भारत की विविध क्षेत्रीय भाषाओं में मौजूद इस औपनिवेशिक काल में रचे गए लोक साहित्य के उपयुक्त अंगों को एकत्र कर इतिहास पर पुनर्विचार एक नई शोध परियोजना की अपेक्षा रखता है। आप देखिए, मैंने बिहार में भी एक इलाके के कुछ 2-3 गांव को उठाया है। ऐसे कितने राज्यों में कितने गांव होंगे, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, सब जगह, हर गांव में, हर क्षेत्रीय भाषा में इस तरह की रचनाएं, इस तरह के साक्ष्य मौजूद हैं। मुझे पूरा विश्वास है। मैं इस विषय के संदर्भ में एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना के संस्मरण की बात करूंगी जिसका उल्लेख के दत्त की पुस्तक, ये 3 भाग में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से प्रकाशित हुई है, क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, स्वातंत्र्य आंदोलन का, बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास, जिसका उल्लेख के दत्त की पुस्तक बिहार के स्वातंत्र्य आंदोलन में नहीं मिलता है। यह आश्चर्य का विषय है क्योंकि सन 1942 में गांधी जी के दिए गए नारे करो या मरो और तत्कालीन जन विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की दमन नीति ने जो देशव्यापी वातावरण बना दिया था, उसमें जनसाधारण, सरकारी कर्मचारी, बुद्धिजीवी सब में क्रोध और विरोध की आग भनक रही थी। के दत्त कह रहे हैं, सरकारी दमन विदिन कोट्स, सरकारी दमन चक्र बड़ी ही कठोरता एवं भीषणता से चलाया जा रहा था। इसके विरोध में विभिन्न क्षेत्रों से आवाजें उठने लगी थी। उदाहरण चिन्ह बंद। पटना के प्रभावशाली हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी ने 13 अगस्त से अपना प्रकाशन बंद कर दिया। समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध ब्रैकेट में सेंसर लगा दिया गया। 12 अगस्त को एक अधिसूचना जारी करके बिहार सरकार ने एनहांसमेंट ऑफ पेनल्टी ऑर्डिनेंस की धाराएं चलाई। 15 अगस्त को एक अन्य अधिसूचना जारी करके यह विदित किया गया, उदाहरण में कांग्रेस जन आंदोलन अथवा सरकार की इस संबंध में कार्रवाइयों की रिपोर्ट या उन पर टिप्पणी, 2 सैनिकों या पुलिस के कथित आचरण की कोई रिपोर्ट बिना पटना स्थित पटना प्रांतीय प्रेस एडवाइजर या अन्य जिलों में जिला प्रेस एडवाइजर के परामर्श के नहीं प्रकाशित की जाएगी। ये बड़े प्रतिष्ठित उस समय के 2 समाचार पत्र थे जिनमें ये सूचनाएं प्रकाशित हुई थी। द सर्चलाइट 16 अगस्त 1942 और द इंडियन नेशन 16 अगस्त 1942। ये के दत्त के हवाले से मैं बता रही हूँ। इस परिप्रेक्ष्य में मढ़ौरा गोराकांड की एक प्रामाणिक रपट, एक संस्मरण अर्वाचीन भारत लेखक महात्मा सुखदेव नारायण सिंह की पुस्तिका में मिलती है। वे लिखते हैं,
समय है कि वाइंड अप कर दूं। इस परिप्रेक्ष्य में मढ़ौरा गोराकांड की प्रामाणिक रपट अंतिम पार्टी ये मैं माता सुखदेव नारायण सिंह। अच्छा, मढ़ौरा गोराकांड का उल्लेख इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि इस पर जब आप इंटरनेट पर टाइप करेंगे मढ़ौरा गोराकांड तो जो सूचनाएं वहां दी हुई हैं, जो रटनी वो गलत दी हुई हैं। उसमें बात खाली एक बात सही है कि राम सजीवन सिंह जो मारे गए थे उनके नाम पर वहां पर एक स्मारक बनाया गया है, लेकिन अन्य बातें पूर्णतः जो हुआ था उसका वो नहीं है, क्योंकि जिन्होंने किया था उन्हीं के हवाले से मैं ये बात कह रही हूँ और इनसे मिलने का सौभाग्य भी मुझे मिला था। अंतिम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सन 1942 जान की बाजी लगाकर लड़ी गई थी। इसका नाम उन्होंने इस पुस्तिका का नाम रखा अर्वाचीन भारत, महाभारत। इस संग्राम की अवधि में दिनांक 18 अगस्त को माथागाछी मढ़ौरा सारण बिहार में विदेशी सशस्त्र सैनिकों ब्रैकेट में देते हैं राइफलधारी टॉमी कहा जाता था उसमें एवं निरस्त्र भारतीय वीरों के मध्य रोंगटे खड़े करने वाला जो महत्वपूर्ण चिरस्मरणीय ऐतिहासिक संघर्ष हुआ वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। पर कष्ट है कि भारत के मस्तक को गर्भोन्नत करने वाली यह संग्रामिक घटना आज शनि शनि विस्मृति के गहन तट में चली जा रही है। इस स्थिति के निवारणार्थ ही लेखक ने जो उक्त ऐतिहासिक घटना का न केवल दृष्टा है वरन प्रमुख कर्ता भी भारतीय कांग्रेस शताब्दी समारोह के शुभ अवसर पर मढ़ौरा गोराकांड के इस संक्षिप्त इतिहास को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। समाज और सरकार का ध्यान यदि इसकी विषय वस्तु की ओर सम्यक आकृष्ट हो सका तो यह अपने इस प्रयास को सफल समझेगा। हनुमत जयंती दिनांक 23/10/84 ये कांग्रेस का जब शताब्दी समारोह मनाया गया था उस अवसर पर उन्होंने बहुत रफ कागज पर वो पुस्तिका छपी थी। वे 1900 माने माता सुखदेव नारायण सिंह वे 1922 से 1947 को देशव्यापी 25 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि बताते हुए बिहार में जगह जगह हुए प्रतिरोध के प्रसंग में लिखते हैं। बिहार के अंतर्गत हुए इस स्वतंत्रता संग्राम में सारण जिले का सर्वप्रमुख योगदान है। तत्कालीन सारण जिला आज सिवान, गोपालगंज और वर्तमान सारण जिलाओं में विभक्त है। पुराने जिले के सुदूर गांवों में भी संघर्ष का बिगुल बढ़ चुका था। सर्वत्र रेल की पटरियां उखाड़ी गईं, तार काटे गए, पुलिस थानाओं, डाकघरों, रजिस्ट्री ऑफिस और रेलवे स्टेशनों पर कब्जा कर लिया गया और उन पर तिरंगा झंडे फहराने लगे। विदेशी शासक की दमनकारी सेना न पहुंच सके इसके लिए यत्र सड़कें काट दी गईं और पुल तोड़ दिए गए। ऐसे ही स्थानों में मैं वर्तमान सारण जिला के मढ़ौरा प्रखंड के मढ़ौरा ग्राम का नाम लेना चाहता हूँ जो उस प्रखंड का मुख्यालय था। यह ग्राम सारण जिला ही नहीं वरन समस्त उत्तरी बिहार के दृष्टिकोण से एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ मॉडर्न फैक्ट्री की मिठाइयाँ प्रसिद्ध है। बचपन में हम लोगों ने इसकी टॉफियाँ खाई हैं बहुत। यहाँ की चीनी का कारखाना भी काफी मशहूर है। शराब बनाने के लिए डिस्टिलरी भी यहाँ है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यहाँ का लोहे का कारखाना सारण इंजीनियरिंग फैक्ट्री, जहाँ कहा जाता है कि 1942 के दिनों में तत्कालीन विदेशी सरकार के द्वारा युद्ध प्रविधिज्ञों वॉर टेक्नीशियंस को बम के कोष बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। उन दिनों इन सभी कारखानाओं के, मैंने उन्हीं के ही शब्द लिए हैं, के उच्चाधिकारी अंग्रेज ही थे जिन सभी के पास अपनी अपनी पिस्तौल, रिवॉल्वर और बंदूकें भी थी। इस सभी कारणों से स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से मढ़ौरा ग्राम का विशेष महत्व था। अतएव वहाँ का स्वातंत्र्य संघर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण, भीषण एवं ऐतिहासिक हो गया था। इसके पहले जो घटना बताने जा रही हूँ मैं, ये 18 अगस्त की बात है। तो इसके पहले 16 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी, जिसके बाद वहाँ पर राम सजीवन सिंह को, या अगर मैं नाम गलत नहीं हुई, तो उनको गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने थाने पर जाकर के झंडा फहराया था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ट्रेड यूनियन के कोई लीडर भी थे वहाँ पर, उनको शायद मैं भूल रही हूँ शायद, उनको उसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, उसके विरोध में क्या एक्शन लिया जाए इसके लिए मीटिंग बुलाई गई। तो उस मीटिंग को उन्होंने तो बहुत विस्तार से लिखा है। मैंने 1, 2, 3 पॉइंट्स में करके आपके सामने संक्षेप में रख रही हूँ। 18 अगस्त को 10 बजे दिन से 12-1 बजे तक 8-10 हजार कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना। ये माथागाछी कहा जाता है हम लोग के यहाँ, जो बगीचा होता है जिसमें फल पेड़ लगे होते हैं, उसमें ये मीटिंग होनी थी। माथा जी का घर भी वहीं था और मढ़ौरा स्थित कारखानाओं विशेषकर जो एजेंडा था वो ये था
विशेषकर सारण इंजीनियरिंग कारखाना को बंद कराना, विदेशियों की बंदूकें आगे उनसे लेना। इस सभा का नेतृत्व श्रीमती रामस्वरूपा देवी, अमनौर की बहुरिया जी और माता सुखदेव नारायण सिंह ने किया। जुलूस की योजना बनी पर अभी प्रस्थान नहीं किया था। इस बीच बगीचे के पश्चिम और उत्तर कोने से मकई और धान के खेतों के बीच की पगडंडी से टॉमियों के सशस्त्र दल का आना और आते ही आकस्मिक फायरिंग शुरू कर देना। 5 लोगों को गोली लगना, राम सजीवन सिंह लेहुआ उस गांव के थे वे, उनकी मृत्यु हुई। एकत्र जन समूह में भगदड़, सुखदेव नारायण सिंह का आवेश, भाभी द्वारा फरसा दिया जाना। भाभी ने उनकी देखा, उनके हाथ में फरसा पकड़ा दिया। फरसा दिया जाना, सब भूलकर फरसा हाथ में लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान करते उन्होंने जय जयकार की और उनको वापस बुलाया जो भाग रहे थे। उनका टॉमियों पर धावा बोलना, कार्यकर्ताओं का लाठी ईंट पत्थर लिए हुए राइफलों का मुकाबला करना। आप सोचिए, जो 8-10 हजार इकट्ठे हुए थे उसमें से मान लीजिए कि अगर 5000 चले भी गए हों तो एक तरफ 5000 की संख्या जिनके हाथों में लाठी ईंट पत्थर थे और एक तरफ वो 5 गोरे और एक आदमी जो फरसा लिए हुए खड़ा है उस समय। तो उक्त 5 सशस्त्र स्वामी चारों ओर से उमड़ते हुए भारतीय वीरों के प्रत्याक्रमण को देखकर गोरों के पैर उखड़ गए। फरसे, लाठी और ईंटों के प्रहार से 5 गोरे मार गिराए गए, जिनमें उक्त एक आर फ्रांसिस भी एक था। कुल 5 सशस्त्र टॉमी और 1 सशस्त्र अंग्रेज आर फ्रांसिस भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों द्वारा माथागाछी मढ़ौरा में धराशायी किए गए। उक्त मढ़ौरा गोराकांड में 1 राष्ट्रवीर शहीद हुआ और 4 राष्ट्रवीर घायल हुए, पर आक्रमणकारी सभी 5 सशस्त्र गोरे और 1 सशस्त्र भारतीय अंग्रेज काल के विकराल काल में प्रविष्ट कर दिए गए। यही संक्षिप्त वृत्तांत है 18 अगस्त 1942 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रूपी मढ़ौरा ग्राम में घटित अर्वाचीन महाभारतीय कांड का, जिसमें भारतीय वीरों की विजय हुई। इसके बाद उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है कि कैसे और लोगों को बचाया गया, उसके सबूत मिटाने थे, मारे गए थे, काटे गए थे, खून था वहां पर, शाम हो गई थी, उस समय उन लाशों को कैसे जलाया जाए, तो जलाने पर धुआं होगा, पुलिस को खबर मिल जाएगी। उन लोगों ने एक बहुत मजबूत आदमी को संकेत किया कि वो रास्ता बंद कर दे, वहां से तोड़ दे, पुलिया तोड़ दे, जहां से और फोर्स भेजी जा सकती थी। बैलगाड़ी मंगाई गई, उसमें एक के ऊपर एक करके उन लाशों को डाला गया और उसको लेकर के 3 लोग 4 लोग गए। नारायणी गंडक नदी बहती है, वहां बहाने के लिए वहां एक और छोटी नदी थी जिसको पार करना था। उसमें इतनी बाढ़ थी, अगस्त का महीना था, बाढ़ आई हुई थी। एक पहले बैलों को पार कराया गया, फिर एक लाश को पार कराया गया, फिर गाड़ी को पार कराया गया, उस पर लाद कर वो लोग बसतपुर बगरा एक जगह है, देख रही हूँ मैं अपनी आंखों से, वहां नारायणी में उन लाशों को डाला गया। और एक वहां पर जो सरकारी शासन था उसके नुमाइंदे पुलिस के थे, उनका नाम मैं शायद यहाँ देना भूल गई हूँ, है रिकॉर्ड में, वो थे। और कैलाशपति सिन्हा। एक दिलचस्प बात और है, एक तरफ तो पुलिस इन लोगों के साथ अत्याचार करती थी, लेकिन जो भारतीय पुलिस के कुछ लोग थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो इनकी सहायता किया करते थे, आंख बचा के उनको निकल जाने दिया करते थे। तो कैलाशपति सिन्हा वहां पर थे, वो आए जब अगले दिन सारा मुआयना करने के लिए, तो वहां पर अच्छा अब वो खून को कैसे साफ किया जाए, तो तब तक वर्षा हुई, अगस्त का महीना था, खूब वर्षा हुई, सब बह गया, साफ हो गया। और जब वो सबूत ढूंढने के लिए आए तो उनको एक कटी हुई उंगली मिली, तो जाहिर है वो फरसा से कटी होगी, लेकिन कोई प्रमाण नहीं बचा था जिससे सबूत के आधार पर जिससे लोगों को पकड़ा जा सके। तो ये बहुत ही शानदार एक अध्याय है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, जिसका उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता है। इसी संदर्भ में महाराजगंज के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री उमादत्त शर्मा की भोजपुरी भाषा में एक लिखित पुस्तक है आजादी की हलचल। इसका उल्लेख महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक भी संस्मरणात्मक शैली में ही लिखी गई है। इसमें भी तत्कालीन इतिहास, समाज, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य का दृश्यात्मक विवरण मिलता है। इस भोजपुरी पुस्तक को मैंने जुगाड़ करके निकाला है, उसको अनुदित किया है और हिंदी और भोजपुरी दोनों में प्रकाशित हुई है। मैं बहुत संक्षेप में मैं पहले इसके विषय क्रम में जो लिखा हुआ है वो और समर्पण आपके सामने पढ़ देती हूँ और 1-2 उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगी। जो अच्छा, उन्होंने ये कहा कि ये जो लड़ाई थी ये कितने थानों कितने गांवों में लड़ी गई थी। हम चूंकि महाराजगंज के हैं तो हम सिर्फ महाराजगंज थाना की बात करेंगे, सिर्फ महाराजगंज थाना के विषय में उन्होंने लिखा है इसको।
और वो जो शीर्षक हैं, जो जो शीर्षक दिए गए हैं उनके चैप्टर्स के, स्वयं पहले डू टूम स्वयं सेवक दल के संगठन, 1923 ईस्वी में नागपुर झंडा सत्याग्रह, अमन सभा, सारण जिला में गांधी जी, महाराजगंज में महात्मा जी, रावी के किनारे लाहौर में पूर्ण आजादी के प्रस्ताव, महाराजगंज में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटना में साइमन कमीशन, छपरा जिला में नमक सत्याग्रह, महाराजगंज में नमक सत्याग्रह की तैयारी, नशाबंदी आंदोलन, हमार गिरफ्तारी, सारण जिला के प्रथम शहीद राम सुंदर लाल, राजेंद्र बाबू के छपरा जेल से हजारी जेल, हजारी से बाग सेंट्रल जेल में बदली, क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ल गेट शुक्ल के बेड़ी, गांधी जी के हरिजन मंदिर प्रवेश आंदोलन, श्री महामाया प्रसाद, महाराजगंज में हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता, महाराजगंज थाना के 1930 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के सैनिक, 1930 ईस्वी के महाराजगंज के प्रमुख सेनानी, स्वर्गीय किशुन जी बजाज, 1930 ईस्वी के भयानक अत्याचार, स्वर्गीय पुण्यदेव शर्मा रिसौरा, श्री राम नगीना शर्मा, स्वर्गीय शालिग्राम सिंह बगरा, सुखदेव सिंह महाराजगंज और लोग जो कांग्रेस में भाग ले रहे, लगानबंदी आंदोलन, बौनागंज जलालपुर के बांध, गांधी इरविन पैक्ट, कराची कांग्रेस, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी, महामाया बाबू के व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिहार में भूकंप, 1942 ईस्वी के क्रांति, बंबई में सभा, 16 अगस्त 1942 में अमर शहीद कुलेना प्रसाद, तारा रानी, वीर माता राधिका कुंवर, अमर शहीद कुलेना प्रसाद की अंत्येष्टि, पढ़ेरी में राज्यपाल आयंगर, हुतात्मा देवशरण सिंह, महाराजगंज बाजार में कर्फ्यू, श्री इंद्रजीत बाबू से, इंद्रजीत बाबू बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता थे उस समय, से भेंट, बांगरा गांव में मिलिट्री फोर्स, रामधन राम, हेकमा थाना के योगिया गांव में जिला ऑफिस, बेतवनिया में फूलन देवी गिरी के गांव में दोसरका शिविर, माझी थाना के मुबारकपुर में भारी सभा, हजारीबाग जेल से मुरलीधर पांडे के पत्र, योगिया गांव में लक्ष्मी बाबू की गिरफ्तारी, छपरा जेल में श्रीनिवास बाबू, बांकीपुर जेल में राजेंद्र बाबू से भेंट, 26 जनवरी 1943 ईस्वी के हरसुख दास जी, चैता पानी चाय बागान, यहाँ पर ये वेश बदल कर गए और रहे उमरदत्त जी, स्वाधीनता अभियान, महाराजगंज थाना के नया कार्यकर्ता लोग जो आज आगे बढ़, पड़ोसी थाना के कार्यकर्ता लोग जो महाराजगंज थाना के सामाजिक और राजनीतिक काम में सहयोग देला, उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में जवाहरलाल नेहरू, ये उसके शीर्षक हैं। ये जो एक महत्वपूर्ण बात मैं रखना चाह रही हूँ, गांधी जी जब कांग्रेस में आई तो बुझाई की अंग्रेजों से लड़े खातिर वहाँ का एकदम नया योजना और रास्ता लिखे हुए हैं। वहाँ का अपना देश के गांव-गांव के साधारण आदमी की लड़ाई से जोड़ देंगे, बिना हथियार उठौले अपन छोट-छोट काम अपने हाथे करके, अपनी झगड़ा आपस में सुलझा के, अपना खाए पहले के इंतजाम अपने हाथे करे के, जे कार्यक्रम वहाँ का देहनी ओकरा से आदमी के अपना पर भरोसा भइल कि साँचो हमनी कोई के मुंह जोहला बिना अपने से ही सब काम कर के आजादी लड़ाई में अपन योगदान दे सके। धीरे धीरे समाज के बहुत लोग, औरत मर्द सभी जब ये बात समझे बुझे लागल तो गांधी जी के सच्चाई, चरखा, अहिंसा और असहयोग बहुत बड़का हथियार बन गई अंग्रेजन से लड़े खातिर। सब लोग यही जग में योगदान देहल। मुकदमा गांव-गांव में पंचायती से तय होके लागल, गांव में लोग घूम घूम के पहरा देवे लागल, ग्राम सभा बदल आदि आदि। वो चरखा चला के मोटिया कपड़ा पहनने के रिवाज भइल, जेकरा पास विदेशी कपड़ा रहे वो लोग जरा देहल। वो घड़ी छपरा जिला में FM लूस कलेक्टर EA के पार्किंग SP ये गजेटिया में चेक किया जा सकता है। मैंने उन चीजों को की प्रामाणिक जानकारी हासिल की है, उनको चेक किया है। ये दोनों असहयोग के कट्टर विरोधी रहे, बाकी धीरे धीरे आग सुलगे लागल, हवा के रुख बदले लागल, लोग पर असहयोग के रंग चढ़े लागल। बात बात में गांव-गांव में गांधी जी की चर्चा चले लागल। गांधी जी अहिनी सभा भइल, सभा में लाखन लोग रेल से या पैदलों जुटल, ऐसा वीर आज तक कोनो सभा में ना भइल। गांधी जी के साथ शौकत अली साहब, मजहरुल हक साहब की लोग आए। असहयोग के बाद पूरा गांधी जी बताऊं, और इस तरह की अनेक बातें हैं। और इसमें जिस तरीके से
अत्याचार जो कष्ट दिए गए थे उसका बहुत ही सशक्त विवरण किस तरह से उन्होंने दिया है एक जगह पर कि एक इसमें उदाहरण दे रही हूँ मैं। शीर्षक है इसका 1930 ईस्वी के भयानक अत्याचार। रानी बाई के अमृत कुहार महाराजगंज के रामनाथ गुप्त शराब के दुकान पर टिकटिंग कर रहे हो। घुड़सवार टॉमी जाके दोनों जना के पकड़ लेने सन। दोनों जना के दोनों हाथ बांध के दो घोड़ा के बीच में लेके अपने सवार होके सारा महाराज बाजारगंज में घुमावत हो। जरा भी ठहरे लोग तो हंटर के मार पड़े। और जगह भी स्वयं सेवक लोग के ऊपर राक्षसी अत्याचार भये। साइकिल के पंप से कान के चदरा फाड़ देंगे। स्वयं सेवक लोग के देह पर पलंग के चारों पौवा रख के थाना के दरोगा सुतले सुबुगैला पर हंटर के मार पड़े। इस तरह की प्रचुर शोध की सामग्री शोध की सुविधा से सामने लाई जा सकती है, किंतु इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इंटरनेट काम नहीं आएगा, परिश्रम और समर्पण ही से संभव हो सकेगा। निश्चित रूप से यदि यह साहित्य उस दौरान छापा गया होता तो प्रतिबंधित होता। प्रामाणिक जानकारी भी इन्हीं लोगों की कलम से मिलती जिन्होंने इसमें भाग लिया और जो कलम के भी धनी थे। बाकी लोग तो लड़ रहे थे, मर रहे थे और दमन की शिकार थी जनता। शुक्रिया मैम, जैसा कि आपने जिक्र किया कह लिया, क्या खूबसूरत गाया है चंदन तिवारी ने उसको। और जब मैं इस विषय पर PhD कर रहा था तो मैं अपने नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, पटना आर्काइव, लखनऊ आर्काइव, ब्रिटिश एकेडमी, नेशनल आर्काइव ऑफ लंदन में भी काम किया। तो मैंने देखा कि जो प्रोसीडिंग्स होती थी अंग्रेजों की, उसमें बीच में ये गीत कोट होते थे। जब स्वतंत्रता सेनानी कहीं भाषण देने जाते थे, अपने डायरियों में नोट करके ले जाते थे गीत और अपने भाषण में कोट करते थे इसको। तो सच में ये एक मौखिक विधा है जिसको प्रतिबंधित करना कठिन कार्य था अंग्रेजों के लिए।